हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आप सबके अपने चैनल विद्या क्रिएटर्स। बाबू कट कर दो, दूसरे चैनल का नाम ले लिया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या क्रिएटर्स में। आज विद्या क्रिएटर्स में अपनी मॉक टेस्ट की क्लास में आज हमारा चौथा मॉक टेक है, जिसके बारे में आप सबको पता लग गया होगा। और लाइव डेली मैं 6 बजे आपको इस मॉक टेस्ट के साथ मिल जाऊंगा, जिसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके एग्जाम तक डेली मैं आपको 6 बजे डेली मिलूंगा। अभी स्टार्टिंग में 1 मंथ तो ये चलेगा हमारा। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाएंगे। जो क्वेश्चंस के नंबर की बात कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं हम 30 क्वेश्चन करा रहे हैं, बाद में 50 क्वेश्चन फिर धीरे-धीरे इंक्रीज करते जाएंगे अब। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम कि ये है क्या। ये हमारा टारगेट 125 प्लस का बैच है। कौन सा बैच हमारा है? टारगेट 125 का प्लस का बैच है, जिसमें हमारा टारगेट ये है कि किसी तरह आपका हम 125 प्लस क्वेश्चन अपने वीडियोस से, अपनी क्लासेस से आपको हम करके दिखाएंगे कि कैसे हमारा 125 के आप नज़दीक पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो मॉक टेस्ट है, ये आपका यूपीपीएससी 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो आपका आरओ का एग्जाम है, जो कि आपका 22 नंबर के लगा है, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें भी हम सब्जेक्ट वाइज 30 क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत जल्दी आप हमारे ऐप पे भी इससे रिलेटेड आप टेस्ट सीरीज देखेंगे। अभी आप पहले हमारे क्वेश्चंस का लेवल देखते जाइए, हमारा एक्सप्लेनेशन देखते जाइए, उसके बाद आपको मैं ऐप के बारे में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम और देख रहे थे, ये हमारा टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले अगर टेस्ट के बारे में देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं इसको जी। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन हमारे पास है ए उष्मा जनित, बी विद्युत जनित, सी गैर नवीकरणीय और डी नवीकरणीय। पहले जब भी क्वेश्चन मिले तो पहले देखिए पूछ क्या रहा है, क्योंकि होता ही है कि जल्दी जल्दी हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, और हम फटाफट कोई ना कोई टेक लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। जब आसान क्वेश्चन दिखे तो उसे तो कम से कम आप 2 से 3 बार पढ़ा करिए। जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे आसान क्वेश्चंस को, तो आपकी गलत होने की संभावना बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अक्सर होता है कि जोश-जोश में हम फटाफट उसको कर देते हैं। ठीक है, और आयोग उन्हीं में कोई ना कोई ट्रिक्स निकाल देता है। ठीक है, वेल, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की। तो आपको पता होगा ऊर्जा स्रोत भी 2 टाइप के होते हैं, एक पारंपरिक, एक गैर पारंपरिक। ठीक है, तो वह स्रोत है जो कि ए उष्मा जनित है, बी विद्युत जनित है, सी गैर नवीकरणीय है और आपका नवीकरणीय है। तो आपको पता होगा कि जो आपका गैर पारंपरिक स्रोत है, जो आपका गैर पारंपरिक स्रोत होगा, वो आपका नवीकरणीय तो होगा नहीं, वो आपका क्या होगा? ठीक है, जैसे गैस गैर पारंपरिक, अरे पहले आप नहीं, पहले आप बताइए, मैं आप सबका वेट कर रहा हूँ। कितने लोग लाइव हैं भाई? ओके, हाउ मेनी पीपल्स आर लाइव देयर? ओके 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 ओके, चलिए। हाँ, कुछ लोग लाइव हैं, वेरी गुड। जो लोग भी लाइव हो भाई कमेंट कर दिया करिए, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बना रहे। हाँ, जल्दी से बताइएगा कि इसमें से कौन सा आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। एवरीवन फटाफट इसको शेयर करिए, जल्दी शेयर करिए ताकि सभी लोग के पास पहुंच जाए वीडियो ये। चले, तो एक होता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, एक होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। वह है जो कि है उष्मा जनित, बी विद्युत जनित, सी गैर नवीकरणीय और क्या हमारा है नवीकरणीय। तो आपको पता होगा जो आपका गैर पारंपरिक, पारंपरिक नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, जो गैर पारंपरिक है, जिसका हम नहीं उपयोग करते, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या हो जाएगा? गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। आइए मूव करते अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर ढूंढिए। आपको ये बताना है इसमें से कूट का कौन सा उत्तर सही है। एक तरफ क्या है? एक तरफ हमारे रोग है, एक तरफ कारक है। जल्दी से बताइएगा। एक तरफ रोग है, एक तरफ कारक है। 6 लोग लाइव हैं, आंसर दे दिया करो भाई। वेल, एक तरफ रोग है, एक तरफ क्या है? कारक है। देखिए, आइए देख लेते हैं करके। अगर हम एक आध भी एलिमिनेट कर लेते हैं तो आराम से हमारा आंसर हमको मिल जाता है। देखिए, एक तरफ क्या हमारा पेप्टिक अल्सर है, वायरस, डेंगू। तो आपको पता होगा मलेरिया के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मलेरिया जो होता है वो क्या होता है? वो मच्छरों के काटने से फैलता है। मच्छरों के काटने से होता नहीं है। क्या होता है? ये मच्छरों के काटने से फैलता है। बट ये क्या है? ये एक अमीबा से हो, ये कह सकते हैं कि एक प्रोटोजोवन डिजीज है, जो कि किसमें किससे फैलता है?
जो कि आपका प्लाज्मोडियम से फैलता है। किससे फैलता है ये? प्लाज्मोडियम से। ये किससे फैलता है? ये आपका प्लाज्मोडियम से फैलता है। किससे? प्लाज्मोडियम से। तो मलेरिया को कहाँ बुला दीजिए आप? सीधे प्रोटोजोआ के पास। ठीक है, क्योंकि जो मलेरिया है ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है और उसका नाम क्या आपका है? प्लाज्मोडियम। तो आपका क्या मिलेगा? डी का 2। तो डी का 2 मिला लीजिए। तो डी का जब 2 मिलाएंगे तो देखेंगे ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सी सही है। बट आइए हम और देख लेते हैं। तो आपको पता होगा जो आपका हाथी पांव है, कौन सा? जो हाथी पांव है वो आपका फाइलेरिया के थ्रू होता है, जो कि आपका कीट जनित है। इसके साथ साथ जो आपका डेंगी है, ठीक है, जो आपका या पेप्टिक अल्सर है, जो आपका पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर ये आपका जीवाणु जनित है, जीवाणु कारक हो सकता है। और जो आपका डेंगी है क्या वजह हमारी? वायरल डिजीज है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि पोषण स्तर बनते हैं ए केवल मांसाहारी जंतुओं से, बी केवल पौधों से, सी केवल जंतुओं से, और डी खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। किससे? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैं स्कोर शेयर कर दे रहा हूँ, फटाफट एवरीवन इसका आंसर देने की कोशिश करिए कि इसका कौन सा आंसर सही है, क्योंकि ज़्यादा जरूरी है भाई। फटाफट बताइए किसका कौन सा आंसर सही है एवरीवन। चलिए, तो आपको पता होगा जो पोषण के स्तर बनते हैं, किसके स्तर? पोषण के जो स्तर बनते हैं वो अलग अलग चीजों से बनते हैं। अब उसमें आपको पता होगा कि अलग अलग जानवर आते हैं। मान लीजिए कि हम बात करते हैं जो पोषण के स्तर होते हैं, उसमें सबसे पहले तुम्हारा प्लांट होता है। क्या होता है? सबसे पहले प्लांट होता है। प्लांट को खाने वाले कौन होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि प्लांट को खाने वाले हर्बीवोर्स होते हैं। हिंदी में लिखता हूं मैं। प्लांट को खाने वाले कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं, या कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। अब ये बताइए इन प्राथमिक उपभोक्ता पे को कौन खाता है? तो आपका द्वितीयक उपभोक्ता। कौन? द्वितीयक उपभोक्ता। अब जो द्वितीयक उपभोक्ता है इनको कौन खाता है? तो आपका तृतीयक उपभोक्ता, या थर्ड लिख देता उपभोक्ता। उपभोक्ता ये इनको खाते हैं। तो लाइन से देख रहे हैं इनको खाते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? ये जो द्वितीयक होता है ये आपका प्लांट को भी खा लेगा, ठीक है, ये आपका प्लांट को भी खा लेगा, और आपका कह सकते हैं कि आपका प्राथमिक उपभोक्ता को, दोनों को ही खा लेगा, ठीक है, सेकेंडरी। तो कह रहा है कि पोषण स्तर बनते हैं। तो आप देख रहे हैं पोषण स्तर कैसे बनते हैं भाई? पोषण स्तर में आपके पौधे तो रहेंगे ही, पौधे तो बिल्कुल कॉमन है, ठीक है, तो केवल पौधे से हटा दीजिए, केवल मांसाहारी जंतु से हटा दीजिए, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, क्योंकि क्या हो रहा है? खाद्य श्रृंखला एक बन रही है, तो उसमें अलग अलग कौन किसको खाता है। खाद्य श्रृंखला में हमें यही बताया जाता है कि कौन सा जीव किस जीव को खा रहा है, मतलब ऊर्जा का स्तर बताता है हमसे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं आप कि खाद्य श्रृंखला में इस पेड़ को प्राथमिक एनिमल्स खाएंगे या प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, प्राथमिक को द्वितीयक तृतीयक चलता रहता है। तो इसमें आपके जंतु, पौधे, जंतु सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में जो आपको पता होगा पौधे में आपका जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो जो जाइलम होता है वो किसके परिवहन के लिए उपयुक्त होता है? जल्दी से बताइएगा। जो लोग भी लाइव हो फटाफट कमेंट करके बताइए कि पौधों में जो जाइलम होता है वो किसके परिवहन के लिए उपयुक्त होता है। क्लास 4 से आप पढ़ते आ रहे हैं। कब से? क्लास 4 से आप पढ़ते आ रहे हैं। और अगर ये भी गलत हो रहा है तो फिर तो भाई बेकार है पढ़ाई लिखाई। जल्दी से बताइएगा। उसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको हम याद करते हैं। जल्दी से एवरीवन, जल्दी सभी लोग बताइए इसका कौन सा सही होगा। जी, तो पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदार है? जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ए जल के लिए, बी ऑक्सीजन, सी अमाइनो एसिड, और डी भोजन। तो याद रखिएगा जो जाइलम होता है पौधे में दो चीजें ज्यादा होती हैं जिनकी हम बात करेंगे। एक होता है आपका जाइलम और एक क्या होता है हमारा? फ्लोएम। तो देखिए ज से जाइलम, ज से जल, याद रखिएगा जो जाइलम होता है वो जल के परिवहन के लिए, और फ से फ्लोएम, फ से फूड, थोड़ा सा इंग्लिश समझ जाएगा, फूड मतलब भोजन के लिए फ्लोएम, और जल के लिए जाइलम, मतलब जल और खनिज लवण के लिए कौन आता है? तो जल और खनिज लवण के लिए हम जाइलम की बात करते हैं। और जो फूड जो प्रिपेयर होता है आपकी पत्तियों में
उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके ट्रांसलोकेशन के लिए आपका ये कह सकते हैं कि फ्लोएम जिम्मेदार है। तो कह रहा है जाइलम परिवहन के लिए आवश्यक जिम्मेदार है किसके, तो सीधे आप बोल सकते हैं कि सर जाइलम जो है वो आपका जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। इसके परिवहन के लिए, जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यही पूछता हमसे कि भोजन के परिवहन के लिए कौन है, तो सीधे आप क्या बताते हैं, आप फ्लोएम। क्या बताते हैं आप, फ्लोएम। जो फ्लोएम है वो हमारा, जो फ्लोएम है वो आपका किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो वो आपका भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, और इन सबसे कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला हमसे कह रहा है अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलैंड्स, अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलैंड्स के बीच के बीटा सेल, सॉरी, के बीटा सेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, जो लैंगर है, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसके बीटा सेल, आपको पता होगा इसमें भी आपके बीटा सेल, गामा सेल, अल्फा सेल्स टाइप के सेल्स होते हैं, तो उसके बीटा सेल से आपका कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। एक बात याद रखिएगा, हार्मोन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वो या तो प्लांट हार्मोन हो या फिर आपका एनिमल हार्मोन हो, इन माने ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन हार्मोन हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका हार्मोनल सिस्टम है इसको आप पक्का देख के जाइएगा, जो आपका अंतःस्रावी तंत्र है, यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर देने की कोशिश करो भाई। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नहीं देंगे तो मैं तो आंसर दूंगा ही। ठीक है, वेल, तो कोई बात नहीं। अब देखिए जो अग्नाशय है, अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज, कुछ लोग इंग्लिश वाले भी हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से आपका पैनक्रियाटिक जूस में निकलता है। इसके साथ साथ जो पैनक्रियाज होते हैं इस पे हमारे आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस टाइप की सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, पैनक्रियाज जो होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इस पे आपकी अल्फा सेल, बीटा सेल्स, अगर अलग अलग सेल्स होती हैं, इसी पे आपके आइलैंड्स, इसी पे क्या मिलते हैं, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। और जो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है ये अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। इन्हीं में हमारा एक होता है बीटा सेल, इन्हीं में हमारा क्या होता है, एक होता है बीटा सेल। तो बोला जा रहा है कि सर जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल, इनसे किस टाइप का हार्मोन सिक्रेट होता है। तो याद रखिएगा जो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है इनसे आपका इंसुलिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, इनसे आपका इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, इनसे आपका इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसकी कमी से, अगर इसकी कमी हो जाए, इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, मधुमेह। कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, जिसे क्या कहते हैं हम, इसे हम मधुमेह रोग को हम डायबिटीज भी कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, आपका मधुमेह होगा। ठीक है, और अगर भाई इंसुलिन की अधिकता हो जाए, इंसुलिन की अधिकता हो जाए तो उस डिजीज को बोलते हैं हम, हिंदी में उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उस डिजीज को बोलते हैं हम हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन आपका मधुमेह हो गया। जब इसकी अधिकता हो जाती है तो उसको कहते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहते हैं हम, इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो इस रोग को भी याद रखिएगा आप, क्या कहते हैं इसको हम, इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा, जब इंसुलिन आपका ज़्यादा हो जाएगा, इंसुलिन जब आपका ज़्यादा हो जाएगा तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा। जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपको डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ कर रहा था, तो क्वेश्चन हमसे पूछ ही रहा था कि अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलैंड्स के बीटा सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। तो ऑप्शन आपने देख लिया, ऑप्शन कौन सा सिक्रेट होता है आपका, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है कि सर इंसुलिन सिक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है। ठीक है, चलिए आइए और आगे देखते हैं। हाँ, एक और बात याद रखिए, जो ग्लूकागॉन से अक्सर क्वेश्चन आता है कि सर ग्लूकागॉन का काम क्या है। ग्लूकागॉन, जो आपका ग्लूकागॉन हार्मोन है, ठीक है, ठीक है, जो आपका ग्लूकागॉन हार्मोन है, इस ये भी आपका आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल से होता है। अब इसका काम ये होता है, ग्लूकागॉन का काम ये होता है कि ये आपका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में, ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में, ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में, किस रूप में, जैव उर्वरक के रूप में लगाया जाता है, क्या है।
जल्दी से जो लोग भी लाइव हो इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कि आपका धान के खेत में जैव उर्वरक के फॉर्म में आपका कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ए वोल्फिया, बी एजोला, सी ट्रापा और डी लेमना। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए कि यार इसका कौन सा ऑप्शन सही है। जो लोग भी लाइव हो वही आंसर दे दिया करो। हाँ भाई, 14-13 लोग लाइव है पर पता नहीं क्यों आप लोग आंसर नहीं देते हैं। आंसर दे दिए करिए, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जी सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दे दिया करिए, जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर तो आप लोग नहीं देंगे तो कह रहे हैं जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित खेत। तो जल प्लावित का मतलब कि जहां आपको पता होगा जो धान का खेत होता है, इसका जो धान का खेत होता है, आपको थोड़ा धान के बारे में जानकारी दे दूं मैं। आपको पता है धान जो है ये किस टाइप की फसल है? तो धान जो है वो खरीफ की फसल है। किस टाइप की फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक है, धान जो है खरीफ की फसल है। इसके साथ धान के लिए, खरीफ की फसल है, इसके साथ धान के लिए वर्षा बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा वर्षा चाहिए, या कह सकते हैं कि पानी चाहिए। तो इसलिए इसे हम वर्षा ऋतु की फसल भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? वर्षा की फसल। इसे हम वर्षा ऋतु की फसल भी कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो होता क्या है, धान के जो खेत होते हैं, जो धान के खेत होते हैं उसमें हम अच्छे अमाउंट तक वाटर भर देते हैं। जो धान के खेत होते हैं उसे उसमें हम काफी ऊंचे स्तर तक, कितने, काफी, जैसे आपको पता हो धान का जो खेत होता है उसमें कम से कम, जो धान रोपाई के बाद कम से कम बोला जाता है कि 4 सेंटीमीटर तो पानी होना चाहिए। कम से कम 4 सेंटीमीटर पानी उसमें हमेशा होना चाहिए। तो आपको पता होगा जब 4 सेंटीमीटर पानी हमेशा धान के खेत में रहेगा ही, तभी वो तेजी से ग्रो करता है। तो होता ही है, आपने अगर धान का खेत देखा होगा तो आपको पता होगा कि ग्रीन ग्रीन टाइप की काई लग जाती है, ग्रीन ग्रीन टाइप की काई या अलगी लग जाती है। इसी तरह एक जलीय जीव होता है एजोला। जो एजोला देख रहे हैं आप, एजोला एक बायो फर्टिलाइजर है। ये धान के खेत, ये एक फर्न है। पहले बात तो याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एजोला क्या है, तो एजोला एक फर्न है। इस क्वेश्चन को लोग रट्टा मार लीजिए कि एजोला क्या है। एजोला एक फर्न है जो कि धान के खेतों में आपका उगता है, और ये एक जैव उर्वरक के फॉर्म में काम करता है। किसके फॉर्म में काम करता है? ये एक जैव उर्वरक के रूप में काम करता है, जिसके चलते होता ही है, ठीक है, ये एक जैव उर्वरक के फॉर्म में काम करता है, जिसके चलते होता ही है कि जिस खेत में, ठीक है, जिस खेत में आपका एजोला रहेगा तो वहां पे जो पोषक तत्वों की कमी होगी, जो धान का आवश्यक है उसकी कमी नहीं होगी। इसलिए एजोला को हम एज अ कह सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। एजोला क्या है? एक फर्न है जो कि धान के खेतों में पाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों, जानवरों लिख दिया, ठीक है, जानवरों को, रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो एनिमल जो आपके डिजर्ट्स में रहते हैं, डिजर्ट्स में जो, या रेगिस्तान में जो जानवर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ए जेरिकोल्स, बी वृक्षवासी, सी जीवाश्म जंतु और डी स्थलीय जानवर। अगर आपको नहीं आता होगा तो भी आप आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इसका आंसर आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। भाई ये बताइए, रेगिस्तान में रहने वाले तो स्थल तो है ही है, रेगिस्तान में रहे तो स्थल तो है ही है, तो इसमें स्थल वाले करने वाली कोई बात ही नहीं थी, तो इसको थोड़ा डाउट पे रख लेते हैं। ठीक है, जीवाश्म जंतु, जीवाश्म जंतु उन जंतु को कहते हैं जो कि हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, जिनके केवल जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपका आर्कियोप्टेरिक्स हो गया, फिर आपका आर्कियोप्टेरिक्स हो गया, कुछ ऐसे सांप की वैरायटीज हो गई हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आदिमानव की जो पुरानी मिलती है वो भी एक तरह से क्या है, जीवाश्म जंतु है। इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि आपका डायनासोर हो गया, आर्कियोप्टेरिक्स हो गया, ये सब हमारे, मैमथ हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके जीवाश्म जंतु हैं। बट रेगिस्तान में जो मिलेगा भाई इसमें जीवाश्म से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो हटा देते हैं हम। वृक्षवासी, ये बताइए, जब रेगिस्तान है, जब रेगिस्तान है तो क्या आपको लगता है वहां पे वृक्ष होंगे? वहां पे वृक्ष तो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, और जो होते भी हैं वो झाड़ी नुमा होते हैं, कांटेदार होते हैं। तो जब कांटेदार होंगे या फिर झाड़ी नुमा होंगे तो क्या उस पे जानवर रह पाएंगे? नहीं, तो ये वृक्षवासी में हटा देते हैं। अब बच्चा हमारा जेरिकोल्स और आपका स्थलीय जानवर। तो जेरिकोल्स, आपने एक टर्म पढ़ा होगा जीरोफिटिक, एक प्लांट्स होते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स।
जीरोफिटिक। जीरोफिटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीरोफिटिक XERO, जीरोफिटिक्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके रेगिस्तान में उगते हैं। कहाँ होते हैं? जो कि आपके रेगिस्तान में उगते हैं, उन्हें हम जीरोफिटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? उन्हें हम जीरोफिटिक्स कहते हैं। एज द सेम जो जानवर आपके मिलेंगे, ठीक है, जो जानवर आपके रेगिस्तान में मिलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम जेरिकोस जानवर कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? हम जेरिकोस जानवर कहेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, आइए मूव करते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्षों का बना होता है? जो ह्यूमन हार्ट होता है ये कितने चैम्बर्ड का बना होता है? ए केवल 4, बी सिर्फ 2, सी केवल 1, डी केवल 3। तो आपको जल्दी से बताना है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड का या कितने कक्षों का बना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, कक्षा 5 या 6 से आप पढ़ रहे होंगे तो आराम से इसका आंसर दे दिए होंगे। मैं कमेंट में वेट कर रहा हूँ कितने लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। एवरीवन जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही है, बताइए भाई कि इसका कौन सा आंसर सही है। एक और बात याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है ये देखने में बहुत सिंपल है और सिंपल होते भी हैं, ये जो है सिंपल होते भी हैं, बट एक और बात ये है कि इनको जब आप देखते हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी में कभी कभी गलतियां कर देते हैं आप, तो आपको उन गलतियों से बचना है। आपको क्या करना है? आपको उन गलतियों से बचना है। तो आप जल्दी से बताइए जो लोग भी लाइव हो कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, सॉरी जो आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट मिलता है? जल्दी से बताइएगा ये, जल्दी से एवरीवन बताइए। कोई बात नहीं, अरे भाई ह्यूमन हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड होता है, 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सर उसमें आपका 2 वेंट्रिकल होता है और 2 ऑर्टिकल होता है, खत्म बात। चलिए आइए हिंदी में देख लेते हैं। जो ह्यूमन हार्ट होता है ये आपका चतुष्कोष्ठकीय होता है। क्या होता है? ये आपका चतुष्कोष्ठकीय होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 कहाँ गया? ऑप्शन ए, मतलब जो ह्यूमन हृदय होता है वो चतुष्कोष्ठकीय होता है, उसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। क्या होते हैं? 2 अलिंद, 2 अलिंद और 2 ही क्या होता है? निलय होते हैं। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक रेशम का घटक है? आपको पता होगा जो प्राकृतिक रेशम होता है उसे हम शहतूत से प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? उसे हम शहतूत के कीड़ों से प्राप्त करते हैं। पहले जो शहतूत के पत्तों पे हम रेशम के कीड़े प्राकृतिक रूप से हम छोड़ देते हैं, वो अपने लार्वा स्पर्म को बनाने के लिए वो धागेनुमा रचना बनाते हैं जो कि एक तरह से प्रोटीन होता है। क्या होता है भाई? एनिमल कुछ भी बनाए, जैसे हमारे बाल हो गए, नाखून हो गए, ये सारे हमारे भले बाई प्रोडक्ट्स होंगे, इनमें जान नहीं है, बट ये सभी आपके प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। होता ही है कि अब बोलिए, बोला जा रहा है कि जो प्राकृतिक रूप से रेशम बनता है, वही जो शहतूत के कीड़े बनाते हैं, तो ये प्राकृतिक रूप से जो रेशम बनेगा उसमें क्या होगा? प्राकृतिक रूप से जो रेशम बनेगा मतलब उसमें कौन सा एलिमेंट नेसेसरी होगा? ए पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन और डी फॉस्फोरस। तो मैंने आपसे पहले कह दिया कि एनिमल प्रोडक्ट है, प्रोटीन है, और प्रोटीन का जो सबसे आवश्यक तत्व क्या है? नाइट्रोजन। उसमें नाइट्रोजन होगा ही होगा। इसी में अगर हमारे साथ ऑक्सीजन भी होता, ठीक है, ऑक्सीजन भी होता, सल्फर भी होता और हाइड्रोजन भी होता, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होता, बट ये सब ऑप्शन में नहीं है, नाइट्रोजन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? जो आपके समुद्रों में आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा शैवाल मिलते हैं, यहाँ तक कि आपके कवक मिलते हैं, फर्न मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। तो जो समुद्रों में जो आपका शैवाल पाए जाते हैं वो किसके सबसे अच्छे स्रोत होते हैं? आपको ये बताना है कि समुद्र में जो शैवाल मिलते हैं वो किसके अच्छे स्रोत हैं। ऑप्शन देख लीजिए और फटाफट आंसर देने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन हमारे पास है ए आयोडीन, बी ऑर्गन, सी ब्रोमीन और डी क्लोरीन। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। ऑप्शन ये दे रहा हूँ आपको बताने के लिए मैं कि इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से जो भी तत्व है, इसकी कमी से आपकी बॉडी में घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर कौन सा सही है। मैंने आपको इतना क्लू तो दे दिया, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है जो लोग भी लाइव हैं। चलिए जल्दी से बताने की कोशिश करिए
कि इसका कौन सा आंसर सही है सभी लोग, इसका कौन सा आंसर सही है? ए आयोडीन, बी ऑर्गन, सी ब्रोमीन और डी क्लोरीन। तो मैंने आपसे पहले कह दिया है कि इसके जो ऑप्शन सही है आपको ये बताना है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइएगा भाई सभी लोग। चलिए कोई बात नहीं, आपको पता होगा कि आयोडीन, क्या पता है आपको कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, आपका घेंगा रोग हो जाता है। मैंने ऑप्शन भी दिया था आपको, आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो आयोडीन की कमी से आपको घेंगा रोग हो जाता है। दूसरा कलर आ जाओ भाई, या आ जाओ। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो आपको घेंघा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? आपको पता होगा आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, ये तो आंसर सही हो गया। अब याद रखिएगा कि समुद्री शैवाल जो होते हैं, एक समुद्री शैवाल उसका नाम क्या है? लेमिनेरिया। एक समुद्री शैवाल उसका नाम है लेमिनेरिया, याद रखिएगा लेमिनेरिया। क्या नाम है इसका? एक समुद्री शैवाल उसका नाम है लेमिनेरिया, जो कि आयोडीन का बहुत अच्छा स्रोत है। किसका स्रोत है? आपका आयोडीन का। ये जो आपका लेमिनेरिया होता है ये आयोडीन का अच्छा स्रोत है, या सबसे अच्छा स्रोत कह सकते हैं लेमिनेरिया। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस या अक्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि आपका नोबल गैस या जिसे हम अक्रिय गैस कहते हैं वो नहीं है? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। ऑप्शन देख लीजिएगा, ए ऑर्गन, बी क्रिप्टन, सी एक्टिनियम और डी रेडॉन। मुझे इसका आंसर नहीं पता भाई, जल्दी बताइए वरना होमवर्क दे दूंगा मैं कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। एवरीवन जल्दी से बताइए कि कौन सा ऐसा गैस है जो अक्रिय है। उससे पहले याद रखिएगा कि जो भी अक्रिय गैसें हैं इन्हें हम अक्रिय क्यों कहते हैं? अक्रिय गैसों को हम अक्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो आउटर सेल होता है, इनका जो आउटर सेल होता है वो फुल्ली संतुलित होता है। और इन्हें समझ जाइए आप कि इन्हें हम केमिस्ट्री का सबसे नोबल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे डजंट हैव अर्ज टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, क्योंकि इनके अंदर दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है, क्योंकि भाई दे आर स्टेबल। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप सचिन तेंदुलकर हो, तो क्या आपको पैसे कमी है? आप अंबानी जी हो, क्या आपको पैसे कमी है? आप सोचेंगे अरे ठीक है यार हम ठीक ठाक हैं। और दूसरे लोग क्या करेंगे, वो आपकी तरह बनने चाहेंगे, मतलब नोबल बनना चाहेंगे। तो सेम यहाँ पे कुछ ही एलिमेंट्स है, 5 अच्छे एलिमेंट्स हैं जो कि नोबल गैस है। आपको बताना है इसमें से कौन सा है। इससे पहले एक और बात याद रखिएगा, नोबल गैसेस को हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं, जो कि लिखा होगा। हाँ, इनको हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं, या इनको हम जीरो एलिमेंट गैसें भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इन्हें हम जीरो एलिमेंट गैसें भी कहते हैं, या इन्हें हम शून्य समूह गैसें भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इन्हें हम शून्य समूह गैसें भी कहते हैं। और इन्हें हम आपका 18वां ग्रुप समूह, कौन सा आपका 18वां वर्ग समूह भी कहते हैं, वर्ग समूह भी कहते हैं। अब याद रखिएगा ये 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? एक आपका आता है हीलियम, देन नियॉन, देन ऑर्गन, देन क्रिप्टन, देन सॉरी जेनॉन, मिटा देता हूं मैं, गलत हो रहा है। ठीक है, इसमें आता है आपका हीलियम, देन नियॉन, देन ऑर्गन, हीलियम नियॉन ऑर्गन, देन क्रिप्टन, देन जेनन, देन रेडन। तो यही आपके एलिमेंट्स हैं जो कि आपके इनर्ट गैसेस हैं। इनका अगर एटॉमिक नंबर आप देखना चाहेंगे तो सीधे आप बोल सकते हैं इनका एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये इनका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये बताइए, इनके नाम मैं लिख देता हूँ। ये क्या हमारा हीलियम है, ये हमारा क्या है, ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये आपका ऑर्गन है, ये आपका क्रिप्टॉन है, ये आपका जेनॉन है और ये आपका रेडॉन है। अब बताइए क्या इन ऑप्शन में ऐसा कोई नाम दिख रहा है? नहीं। रेडॉन नहीं, राडोन है, तो ये तो पहले गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रिप्टन, और निम्नलिखित से कौन सा तत्व नोबल गैस, अच्छा सॉरी, निम्नलिखित से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है पूछा जा रहा है, सॉरी ये रेडॉन। ठीक है, ठीक है, इसमें आपका जो एक्टिनियम है, आप देख रहे हैं कि ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन सारे हैं, बट एक्टिनियम जो है इसका सिंबल आपका एसी होता है। ठीक है, एक्टिनियम, ये एक आपका अक्रिय गैस नहीं है। देखिए मैं भी जल्दी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया, क्या हमारा है, ये आपका अक्रिय गैस नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लोग भी लाइव हो भाई कमेंट करते रहा करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर दे दीजिएगा। देखिए जो डिप्थीरिया है ये बच्चों में ज़्यादा मिलता है, इनमें ज़्यादा मिलता है, ये बच्चों में ज़्यादा मिलता है, जिसके लिए हम डीटीपी का टीका देते हैं। ठीक है,
जिसमें आपका डीटीपी का टीका देते हैं, ठीक है, या डीपीटी बोलते हैं, सॉरी डीपीटी बोलते हैं, उसका हम टीका देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो आपका डिप्थीरिया का टीका होता है, ये आपका टॉक्साइड होता है। क्या होता है? ये टॉक्साइड होता है, ठीक है, जो कि आपके आपके कह सकते हैं कि डिप्थीरिया के टॉक्सोल से बनाया था, टॉक्साइड होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, ए जीवित क्षीण, बी वायरल वेक्टर, सी टॉक्साइड और डी तो टॉक्साइड सही आंसर है, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? कैसा पौधा है? कीटभक्षी मतलब कीड़ों को खाने वाला। बहुत ही पैट क्वेश्चन है, बहुत सालों से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर तो मैं देने वाला नहीं, आप पक्का बताइए या फिर मैं होमवर्क दे दूंगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका कीटभक्षी पौधा है। याद रखिएगा, ये जो कीटभक्षी पौधे हैं, ये जब जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, तो वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे मोटे कीड़ों को खाते हैं, ठीक है, छोटे मोटे कीड़ों को खाते हैं, इसलिए हम कीटभक्षी पौधा कहते हैं। और भारत में जो आपका पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, जिसमें आपका नागालैंड कह सकते हैं, नागालैंड, मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, उन क्षेत्रों में ये भारत में ज्यादा पाए जाते हैं और दूसरी कंट्रीज के बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ की जब हम बात करें कीटभक्षी होता क्या है, अब इसमें आपको नाम बताना है कौन सा इसमें है। ए नेक्थेनिस, बी निलंबो, सी निकोटीना और डी घटपानी। तो उसमें जो घटपानी का प्लांट है, जिसको हम पीचर प्लांट कहते हैं, क्या कहते हैं हम? पीचर प्लांट। इसे क्या कहते हैं? इसे हम पीचर प्लांट कहते हैं, ठीक है। ये जो घटपानी का प्लांट, जिसे हम पीचर प्लांट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं हम? इसे हम पीचर प्लांट कहते हैं। ये एक कीटभक्षी पौधा है। क्या है? कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा, या इसको कह सकते हैं आप इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या कह सकते हैं हम? इंसेक्ट को खाने वाला, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसकी बॉडी में, क्योंकि क्या होता है, इसकी बॉडी में जब नाइट्रोजन की कमी होती है, उसकी पूरा करने के लिए ये अदर एनिमल्स को खा लेता है। अब कीटपानी का इमेज लगाना तो पॉसिबल नहीं है, बट ऐसे समझ जाइए, इस टाइप का शेप, जैसा आप मेरे हाथ देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये बना हुआ है, ये गोल सा ऐसे, इस टाइप की मुट्ठी बंद ऐसे, और इसके ऊपर एक ऐसा होगा, एक लीफ लाइक होगा। इससे बहुत ही प्लीजेंट स्मेल आती है, बहुत ही प्यारी स्मेल आती है, जिसके चलते, या फेरोमोन्स कह सकते हैं, जिसके चलते जो आपके कीट पतंगे होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं अपने भोजन की तलाश में। और जैसे इसमें एंट्री करते हैं, ये जो ढक्कन नुमा एक लीफ बनी होती है, इससे बंद हो जाती है, बंद हो जाएगी। उसके बाद जो आपका घटपानी का पौधा है, ठीक है, फीचर प्लांट है, उसको खाएगा, पचाएगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसे बाहर निकाल देगा। ये इसका काम है, ठीक है। चलिए आइए हम और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला, जल्दी से आप लोग बताइए कि किस गैस को हम हंसाने वाली गैस कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी क्लोरोफॉर्म, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी अमोनिया। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, इसी को क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस कहते हैं। एक और बात याद रखिएगा, जो मूवीज में आप देखते हैं कि अरे किसने हल्का सा दे दिया, छोड़ दिया, हंसा, इंसान हंस लगता है, भाई ऐसा नहीं होता है। बहुत ही जब एक्सेस अमाउंट में हमें मिलेगा, जब बहुत ही हमें एक्सेस अमाउंट मिलेगा, तुम्हारे ब्रेन का जो कॉन्सियसनेस है उससे हमारा संबंध टूट जाता है, तो हम फर्जी में हंसने लगता है। ऐसा नहीं है कि छोटी सी एक ग्लास में लेके आया और सुंघा दिया, नहीं भाई, इतने से हम नहीं हंसने वाले, ठीक है। हमें ज़्यादा चाहिए होगा, एक्सेस का अमाउंट में चाहिए होगा, ठीक है। इसके साथ याद रखिएगा, पुराने समय में इसका प्रयोग हम निश्चेतक के फॉर्म में भी करते थे, ठीक है, निश्चेतक के फॉर्म में, जिस तरह क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं हम, तो पुराने समय में इसका प्रयोग हम निश्चेतक की तरह भी करते थे, ताकि इंसान को दर्द फील ही ना हो, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। इसका फॉर्मूला CHCl3 होता है। ये भी आपका किसकी तरह प्रयोग होता है? निश्चेतक की तरह। या कह सकता है कि निश्चेतक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलिए कोई बात, निश्चेतक। निश्चेतक मतलब आपकी चेतना को कम कर देगा, इसको हम निश्चेतक या एनेस्थेटिक कहते हैं। एज ए एनेस्थेटिक ये यूज होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप बचपन से जान रहे हैं कि बहुत ही आम हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कहाँ मिलता है? आपके सिगरेट, लकड़ी, कोयला, जो प्रारंभिक में धुआं निकलता है, उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है। अब अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, जो कि बहुत सी जगहों पर मिलता है, तो इसके लिए बहुत ऐसा कुछ जानने लायक है नहीं, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। सूची 1 को हमें सूची 2 से सम्मिलित करना है, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए कि कौन सा उत्तर हमारा सही है, कौन सा नहीं सही है, ठीक है। चलिए, एक तरफ हमारा सूची 1 है और दूसरी तरफ क्या है? सूची 2 है। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2।
जल्दी जल्दी में मिलाना है, जल्दी से मिलाइएगा। अब देखिए, सपोज करें इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। देखिए, ये बताइए, एक हमारा आवासीय क्षेत्र है, एक शांत क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र। ये बताइए, सबसे जो कम, ठीक है, सबसे कम मतलब डेसिबल, मतलब सबसे कम जो है, कह सकते हैं कि आप ध्वनि प्रदूषण कहाँ कम कम कहाँ होगा, जो आपका शांत क्षेत्र होगा, जो साइलेंट होगा। दूसरा सबसे कम वाले को देख लीजिए, तो बी का 3। इसके बाद इन सब में आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और आपका व्यापारिक क्षेत्र, जो सबसे अधिक होगा वो कहाँ होगा, औद्योगिक क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सी का 4। अब इन दो से आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। बी का थ्री का, हाँ, बी का 3 शांत क्षेत्र का, नहीं भाई, ऑप्शन लग रहा है गलत लग गया, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बी का 3 होना चाहिए, बी का 3, सॉरी ऑप्शन गलत लग गया, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, क्योंकि बी का 3 होना चाहिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो आवासीय क्षेत्र है, तो हाँ ठीक है, जो आपका आवासीय क्षेत्र है इसका 50 हो जाना चाहिए। व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा शोर है, तो वहाँ से 55 होना चाहिए। ये इसका आंसर होना चाहिए। हो सकता है कि हमारे जो टेक्नीशियन साहब है उन्होंने इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है। आप इसका आंसर समझ गए होंगे, ठीक है, इसका आंसर होना क्या चाहिए, ठीक है। तो आंसर इच्छा हो तो आप ई जोड़ के यहाँ लिख दीजिए कि इसका आंसर ये होना चाहिए कि ए का, कहाँ गया भाई, ए का 1 होना चाहिए, बी का 3 होना चाहिए, सी का 4 होना चाहिए, और डी का 2 होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन में क्या है, गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं, ऑप्शन गलत है, ठीक है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि उष्मागतिक, आई मीन थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। थर्मोडायनेमिकली कौन सा कार्बन का सबसे स्थिर रूप है, आपको इसे बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ए फ्लोरीन, बी हीरा, सी कोयला और डी ग्रेफाइट। तो आपको पता होगा कार्बन के जो 3 अपर रूप हैं मेनली, उसमें कौन कौन से हमारा है, कार्बन जो 3 अपर रूप है, एक आपका होता है हीरा, जिसे क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं, हीरा। फिर आपका होता है आपका ग्रेफाइट, क्या होता है, ग्रेफाइट। और तीसरा हमारा क्या होता है, फ्लोरीन। ये आपके कार्बन के 3 प्रमुख अपर रूप हैं। तो इसमें हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो जो हीरा होता है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सबस्टेंस, और ग्रेफाइट जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है करीब 313 315 होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बट ये उष्मा का सुचालक होता है। ये क्या होता है, ये उष्मा का सुचालक होता है। तो कह रहा है उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है, तो क्या हमारा है, ग्रेफाइट इसका सही आंसर है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित युग्मों, युग्म होगा भाई, यग्मो नहीं है ये, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, क्या बताना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। एक तरफ मात्रा है, दूसरी तरफ एसआई मात्रक है। तो आपको पता होगा जो लेंस की क्षमता होती है उसको उसे किससे मेजर करते हैं, डायोप्टर से। देखिए क्या डायोप्टर दिख रहा है, दिख रहा है भाई, तो ये सही है। दाब, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, पास्कल दिख रहा है, ये बिल्कुल सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसका क्या होता है, इसका आविष्कारक हेनरी बेकरल साहब है, तो क्यूरी, क्यूरी 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 हो जाएगा। उष्मा का जूल नहीं होता है भाई, ठीक है, उष्मा का कैलोरी होता है। उष्मा का क्या होता है, कैलोरी होता है। और जूल किसका है, तो जूल आपका कार्य का मात्रक है, तो ये ऑप्शन आपका ये गलत है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ पे हम कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं। तो लगभग सभी लोग बाइक, स्कूटी या कार चला रहे हैं, तो इसका आंसर सबके पास पता होगा कि जो आपका कार्बोरेटर है ये कहाँ मिलता है, ये पेट्रोल से जो चलने वाले साधन है, ठीक है, मेनली कार्बोरेटर आपका आपका उन्हीं में मिलता है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा, तो ऑप्शन ऑप्शन कहाँ के पेट्रोलियम, जो ऑप्शन डी है पेट्रोल, ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। आइए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नीचे दिए गए यौगिकों में, यौगिक है ये, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हिंदी में कह सकते हैं सीएनजी। कौन सा इसमें सीएनजी का मुख्य अवयव है, आपको ये बताना है। ए हेक्सेन, बी मेथेन, सी ब्यूटेन और डी बेंजीन। तो जल्दी से इसका सही आंसर देने की कोशिश करिएगा कि नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। हेक्सेन, मेथेन, ब्यूटेन, बेंजीन। तो आपको पता होगा जो प्राकृतिक गैस होता है
इसका जो सबसे मुख्य अवयव है क्या है हमारा है मीथेन। क्या होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है CH4। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला हमारा CH4 होता है। मीथेन को हम गोबर गैस भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसको हम गोबर गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि गोबर से भी निकलती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका मीथेन है, गोबर गैस तो कहते ही हैं, मीथेन को हम इंग्लिश में हम डंग गैस भी कहते हैं, वही हिंदी वाला बात है, इसे हम डंग गैस भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसे हम मार्श गैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं, इसे मार्श गैस बोलते हैं, क्योंकि जो दलदली भूमि होती है, किस टाइप की भूमि, दलदली भूमि, जहां पर पानी रुकता है, दलदली भूमि, जो दलदली भूमि होते हैं, ठीक है, जो दलदली भूमि होती है उसको मार्श कहते हैं लैटिन में, तो वहीं से निकलते हैं, इसलिए उसको मार्श गैस भी कहते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बताया तो मैंने आपको बता दिया कि मीथेन के बारे में। तो सीएनजी, या कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या हमारा है, सीएनजी नहीं, सॉरी, प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव आपका मीथेन है। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस वही है, सेम क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। जो आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मुख्यतः बनी होती है, तो मीथेन आंसर सही है, जो कि आपने अपने क्वेश्चन में देख लिया था। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे घरों में यूज होता है उसको कहते हैं हम एलपीजी। क्या कहते हैं हम एलपीजी, और एलपीजी बोले तो लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, जो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में यूज होता है, इसमें सबसे अधिक क्या होता है आपका ब्यूटेन होता है। क्या होता है, इसमें सबसे अधिक आपका ब्यूटेन होता है, प्लस प्रोपेन होता है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है। इसके साथ साथ जो आपका एलपीजी गैस है, जो आपका एलपीजी गैस है, इसमें जो बदबू आती है, जो स्मेल आती है, वो किस सब्सटेंस से आती है, तो सिंपली याद रखिएगा, इसमें जो स्मेल आती है वो आती इथाइल मरकैप्टन की, इथाइल मरकैप्टन की। किसकी आती है, इथाइल मरकैप्टन की आती है, स्मेल आती है, और ये अलग से मिलाई जाती है, ताकि ताकि अगर कहीं से गैस लीक हो तो हमें पता लग जाए। तो इसको आप याद रखिएगा। जो लोग भी लाइव हो प्लीज़ कमेंट शेयर करते रहा करिए, ताकि हमारे प्रोत्साहन बना रहे। ठीक है, और ये क्लासेस हमेशा लाइव रहेंगी, मैं निश्चिंत रहिए। ठीक है, आइए जब भी आप देखिए आ जाएगा चैनल पर। ठीक है, वेल आइए और आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है, आपको जल्दी से बताना है इसमें से कौन सा बिल्कुल सही है, कौन सा कथन या कौन सा कारण सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए। एक गिलास पानी में नमक का घोल, समरम समरम नहीं है, समरस है, समरस होता है। बी, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। याद रखिएगा, एक गिलास पानी में, अगर हमने एक गिलास पानी ले लिया, ठीक है, ये आपका एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में अगर हमने नमक का घोल डाल दिया, नमक का घोल डाल दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से अगर सिप लेंगे, आप अगर यहाँ से पाइप लगा के पियेंगे तो उसका स्वाद कुछ और होगा, और यहाँ से पियेंगे तो कुछ स्वाद कुछ और होगा। दोनों का स्वाद सेम होगा, क्योंकि समरस है। समरस कहने का मतलब सम मतलब इक्वल, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, भाई नमक का घोल ऐसा नहीं होता है कि अगर घुल गया पूरा तो कहीं से भी आप शक करेंगे, कहीं से भी आप उसको उसका कंसंट्रेशन देंगे, हर तरफ से इक्वल होगा। अगर समरस है तो, और नहीं है तो कोई बात है। ठीक है, समरस है तो एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, बिल्कुल समरस होता है, सही है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, नहीं। अगर पूरे हिस्से में अगर डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन होंगे तो समरस होगा नहीं, तो ऑप्शन ये सही है, आर गलत है। आइए मिला लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, नहीं भाई, दोनों सही कहाँ है। बी देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही है परंतु ये भी गलत है। सी देख लेते हैं, ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा ए सही है, आर गलत है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, बहुत बार मैंने बता रखा है कि कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। ऑप्शंस देख लीजिएगा, ए लोरिस, बी कंगारू, सी हैचडॉग, और डी एकेडना। कुछ ही ऐसे स्तनधारी हैं जो कि अंडे देते हैं। आप जल्दी से, जो लोग भी लाइव है, इसका आंसर दीजिएगा, और जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका कंगारू होता है, जो सिलेंडर लोरिस है, चूंकि न्यूज में था, इसका पूरा नाम सिलेंडर लोरिस होता है, सिलेंडर लोरिस, जो कि पेड़ों पर मिलता है। ठीक है, जो सिलेंडर लोरिस होता है ये पेड़ों पर मिलता है, और ये बंदर के टाइप का छोटा सा होता है। ठीक है, सिलेंडर लोरिस। और एक और बात याद रखिएगा कि ये पेड़ों पर रहता है, ठीक है, पर ये ऐसा कोई अंडे बच्चे देने वाला इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये आपका लुप्त प्राय है। क्या हमारा है,
ये लुप्त प्राय है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसलिए इसको टॉपिक में डाल दिया गया, ठीक है। जो कंगारू है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कहाँ पे मिलता है हमारा? ऑस्ट्रेलिया में। ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुतायत में मिलता है। यही एक रीज़न है कि इसे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो कंगारू होता है, कंगारू जो होता है अपरिपक्व बच्चे देता है। क्या करता है? जो कंगारू होता है ये अपरिपक्व, ये क्या करता है? अपरिपक्व बच्चे देता है, जिन्हें क्या कहते हैं? मार्सुपियल्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें हम मार्सुपियल्स कहते हैं। ये अपरिपक्व बच्चे देते हैं, मतलब ये कि पहला, मुझे लगता है पहला सजीव है जो कि अपरिपक्व बच्चे देता है। जब इसके बच्चे निकलते हैं फुली डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे तरह कुछ अंडे होते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं, तो बीच का है इसके अंडे, मतलब अंडे से ऊपर और बच्चे से थोड़ा कम अपरिपक्व होता है। यही एक रीजन होता है। कंगारू में पेट के पास एक थैली होती है जिसमें जो मादा होती है, जो मम्मी होती है, जो बच्चा जन्म ले लेता है, क्योंकि अपरिपक्व होता है तो अपने पेट में उसको रखती है, ठीक है। और उसी पेट में उसको गर्मी मिलती है, भोजन वगैरह सब देती रहती है। वहीं से उसको मतलब माँ के निपल्स भी होते हैं जहाँ से आराम से दूध भी पीता रहता है, इंजॉय करता रहता है। और जब वो बड़ा होने लगता है, जब माता उसका बाहर नहीं सह पाती तो उसको बाहर भेज देती है, और फिर जो कंगारू होता है वो फिर अपने झुंड से अलग होकर फिर अपना नया जीवन व्यतीत करता है। तो कंगारू के बारे में, ठीक है। तो कंगारू में क्या होता है? अपरिपक्व बच्चे देता है, उसे क्या कहते हैं? मार्सुपियल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, तो इसका सही आंसर क्या है? जो आपका एकिडना है। कौन सा आपका? जो आपका एकिडना है, ये एक स्तनधारी है। क्या है? ये एक स्तनधारी है जो कि क्या करता है? अंडे देता है। एक स्तनधारी है जो कि क्या करता है? अंडे देता है। एकिडना नाम याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। जो आपका बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारण है? ए, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के लिए एक स्वरूप का, बी, इन्फ्लुएंजा का, सी, काली खांसी का, डी, निमोनिया का। तो याद रखिएगा ये इन्फ्लुएंजा का तो कारक है ही है, इसके साथ साथ छोटे बच्चों में जो मेनिंजाइटिस है ये उसका भी कारक है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, इसका आपको आंसर देना है, जल्दी से दीजिएगा। ए, लेक्चेंस कोशिकाओं के द्वारा, बी, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, सी, शुष्क कोशिकाओं के द्वारा, और जी, डी, वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा में जो विद्युत ऊर्जा को चेंज करने की जो कैपेसिटी होती है ये फोटोवोल्टाइक के द्वारा, किसके द्वारा? उसमें आपके फोटोवोल्टाइक कोशिकाएं होती हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स होती है। सब सोलर पैनल आपने देखा होगा, जो सोलर पैनल ऐसे होता है, ठीक है। तो सोलर पैनल में आपके, ठीक है, जो सोलर पैनल देखते हैं आप, तो सोलर पैनल में आपके छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं जो कि नीचे चल के आपके जुड़े होते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं इनको फोटोवोल्टिक सेल्स या हम पीवी सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम पीवी सेल्स भी कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फोटोवोल्टाइक सेल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? जो आपका डेंगू बुखार है वो निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन देख लीजिएगा। ए, एडीज, बी, एनाफिलिस, सी, एशियाई बाघ मच्छर, और डी, क्यूलेक्स। डी क्या है? क्यूलेक्स। तो आपको ये बताना है कि जो डेंगू बुखार है वो किस मच्छर के काटने से होता है। अब ये भी नहीं पता, तेरा पढ़ाई लिखाई बेकार है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आज या कल या परसों, जब भी आप, या 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी आप इस वीडियोस को देखिएगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पक्का लिखिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन तक आ गए हैं तो कौन सा नंबर है? हाँ, अगर आप इस 25 नंबर क्वेश्चन तक आ गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने अक्सर डेंगू वगैरह देखा होगा कि डेंगू जो होता है किस मच्छर काटने से होता है। एनाफिलीज वगैरह मत सोचिएगा, जो सोच रहे हैं आप, ठीक है। वेल, आंसर देके पक्का बताइएगा, ठीक है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए, ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है, बिल्कुल सही है। नियोप्रीन, नियोप्रीन जो होता है विशिष्ट रबड़ है, ये भी सही है। एस्पार्टेम, जो एस्पार्टेम है ये संश्लेषित मधुरक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे जो आपके डायबिटीज के पेशेंट होते हैं या फिर मधुमेह के पेशेंट होते हैं तो उनको मीठा खाने से मना होता है, तो वो उनको क्या बोला था? उनको बोला स्पार्टेम खा लीजिए या फिर आप सक्रीन खा लीजिए, मीठा जिसमें ऊर्जा नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट का रेयान, रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है, रेयान जो है प्राकृतिक स्टार्च है, तो ऑप्शन यही वाला गलत है, ठीक है।
ऑप्शन बी गलत है, बाकी सारे सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलियम रॉन्टजन ने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलियम रॉन्टजन ने किया था? ठीक है, रेडियो का नहीं, रेडियो जो था ये मार्कोनी ने किया था। इटली हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं, मार्कोनी, उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, इनका याद बस नाम पीछे का नाम याद है, ये मार्कोनी ने किया था। ठीक है, एक्सरे मशीन के बारे में मुझे पता नहीं है। बिजली का बल्ब है, इसका आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। किसने किया था? एडिसन ने इसका आविष्कार किया था। अब बच्चा हमारा क्या? एक्सरे मशीन। ठीक है, तो एक्सरे मशीन का आविष्कार कौन करेगा? सीधे बोलेंगे आप विलियम रॉन्टजन। कौन करेगा आपका? विलियम रॉन्टजन साहब। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? ए दृश्य प्रकाश, बी अवरक्त नहीं, अवरक्त है ये, अवरक्त किरणें, फिर आपका सी पराबैंगनी किरणें, और डी एक्सरे। तो इसमें से किसकी सबसे अधिक ऊर्जा होगी? तो मैक्सिमम जो एनर्जी होती है एक्सरेज की होती है, तो इस ऑप्शन को लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आइए और आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? ए कॉस्मिक रेज, बी प्रकाश, सी इलेक्ट्रॉन, और डी पराध्वनिक त्वरण। तो आपको पता होगा कि अभी तक जो भी सब्सटेंस हम जानते हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है, जो सबसे तेज जो गति होती है, वो किसकी होती है? तो सबसे तेज गति होती है वो होती है प्रकाश की। तो प्रकाश आंसर लगा लीजिए। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ए निर्वात में, बी वायु में, सी जल में, और डी इस्पात में। तो आपको ये बताना है कि जो ध्वनि का वेग है वो सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। मुझे इसका आंसर नहीं पता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ठोस होता है, जो आपके ठोस सबस्टेंस होते हैं, उनमें ठोस सबस्टेंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। जब ठोस सबस्टेंस में मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो इनमें ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। इनमें ध्वनि की चाल क्या होगी? ज़्यादा होगी। बस इतना आपको हिंट दे सकता हूँ, और बाकी मुझे आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही है। ढूंढ लीजिए कौन सा सही है, और ऑप्शन में इसका आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। ठीक है, तो ध्वनि की चाल जो होती है, एक में सबसे अधिक होगी, फिर उसमें उससे कम, और गैसों में तो सबसे कम होती है। गैसों में सबसे कम होती है, उससे अधिक होती है वो आपके द्रव में होती है, बट सबसे अधिक कहाँ होती है ये आपको बताना है। ठीक है, और हाँ, निर्वात मत सोचिएगा, क्योंकि निर्वात में ध्वनि की चाल होती नहीं है, क्योंकि ध्वनि को मूव करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो निर्वात में हटा दे रहा हूँ। अब आप आंसर ढूंढ लीजिएगा क्या आंसर सही है, और ये भी आपका होमवर्क है, आज कल में परसों में नरसों में जब भी आप इसका आंसर देखें, आप पक्का कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, एवरीवन पक्का बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, आइए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है थैंक यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच इस सेशन में हमारे साथ बनने के लिए। काफ़ी लोग बने हुए थे और काफ़ी लोगों ने आंसर भी दिया है। तो उम्मीद है ये क्लासेस आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर पसंद आ रही है तो भी कर लीजिए, अगर नहीं पसंद आ रही है तो भी कर लीजिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? इसलिए कर लीजिए क्योंकि आज नहीं तो कल ये क्लासेस आपको पसंद आएंगी। इस चैनल पे हम रॉक करने वाले हैं, बिल्कुल रॉक कह रहा हूँ मैं, रॉक करने वाले हैं। और देखिएगा जब पीसीएस का आपका पेपर होगा या आरओ का पेपर होगा तो फिर मैं ही आऊँगा ये बताने के लिए कि किस वीडियो से, किस टॉपिक से आपके मिला जुला के 125 के नज़दीक हम क्वेश्चन में पहुँचे थे। फ्रेंड्स आपका विश्वास हम पे बना रहे और हमारा विश्वास आप पे बना रहे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और विश्वास मानिए हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। ठीक है, और हमारे जो भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं उनको प्रॉपर आप देखिए, उनका अध्ययन करिए। अभी तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बस टेस्ट सीरीज अगर हम कोई लॉन्च करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है उसके लिए टीम लगती है। ठीक है, उसके लिए टीम लगती है तो कुछ ना कुछ हमारा खर्चा लगेगा, तो हम बताएंगे, बहुत ही नॉमिनल खर्चा होगा टेस्ट सीरीज के लिए जब होगा। तो अभी आप जुटे रहिए, जब भी ऐसा कुछ होगा मैं ही अनाउंस करने आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद। खुश रहिए और अपने को खुश रखिए।